Hello everyone, welcome back to Core English Study. Today we are going to discussing a beautiful and deeply meaningful poem, Woman to Man, written by the renowned Australian poet Judith Wright. तो हम सबसे पहले पोइट का बैकग्राउंड देखते हैं। जूडिथ राइट ऑस्ट्रेलिया की एक फेमस पोइट, राइटर एंड एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट थी। उनका जन्म 31 मई 1950s को ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। उन्होंने अपनी पोइट्री में नेचर, लव, ह्यूमन इमोशंस, मदरहुड और सोशल इश्यूज़ को बहुत ही ब्यूटीफुली एक्सप्रेस किया है। तो अब हम पोइम के बारे में देखते हैं। ये जो पोइम है वुमन टू मैन, ये 1949 में पब्लिश हुई थी। इस पोइम में राइटर ने एक मदर की प्रेगनेंसी के बारे में बताया है। ये पोइम एक वुमन के मदरहुड के इमोशंस को ब्यूटीफुली एक्सप्रेस करती है। इसमें पोइट अपने अनबोर्न चाइल्ड के साथ मदर के डीप इमोशनल बॉन्ड को प्रेजेंट करती है। इस पोइम में हमें लव, मदरहुड, क्रिएशन और रेस्पॉन्सिबिलिटी जैसे इम्पोर्टेंट आइडियाज़ देखने को मिलते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम लाइन बाय लाइन पोइम की एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सो द फर्स्ट पैराग्राफ इज द आईलेस लेबरर इन द नाइट, द सेल्फलेस शेपलेस सीड आई होल्ड builds for its resurrection day, silent and swift and deep from sight, forces the unimagined light। तो जो पहली लाइन है द आईलेस लेबरर इन द नाइट, तो यहाँ पर पोइट ने बच्चे को एक आईलेस लेबरर कहा है। अब उन्होंने ऐसा क्यों कहा है? क्योंकि माँ के वूम में जो फीटस होता है उसकी आंखें अभी भी बंद है, वो अंधेरे में है। और लेबरर इसलिए बताया है क्योंकि वो बिना रुके काम करता है 24 घंटे। जो सेल्स डिवाइड हो रहे हैं, ऑर्गन्स बन रहे हैं, वो उसी के थ्रू बन रहे हैं, उस फीटस की क्रिया के बाद ही बन रहे हैं। तो जूडिथ राइट प्रेगनेंसी को एक फैक्ट्री नहीं, एक स्केयर्ड लेबर मानती हैं। रात के अंधेरे में एक मजदूर चुपचाप मेहनत कर रहा है। ये इमेजरी हमें बताती है कि क्रिएशन कितना साइलेंट और कंटिन्यूस प्रोसेस है। जो सेकंड लाइन है द सेल्फलेस शेपलेस सीड आई होल्ड। शेपलेस सीड, शुरू में बच्चे का कोई रूप नहीं होता, वो सिर्फ एक सीड की तरह, एक बीज की तरह होता है जिसका कोई आकार नहीं होता। और सेल्फलेस मतलब बच्चा अभी सिर्फ लेता ही है माँ का खून और माँ की एनर्जी, वो अभी कुछ भी देने की पोजीशन में नहीं है। इससे पता चलता है कि माँ का जो रोल है वो सिर्फ एक कंटेनर का ही है, वो उस बीज को प्रोटेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पोइट वुमन और नेचर के कनेक्शन को दिखा रही है। जो थर्ड लाइन है बिल्ड्स फॉर इट्स रिसरेक्शन डे। अब ये जो रिसरेक्शन डे होता है, रिसरेक्शन का मतलब होता है दोबारा जीवित होना। जैसे क्रिश्चियन माइथोलॉजी में जीसस का दोबारा जीवित होना। तो पोइट कह रही है कि वो सेल्फलेस सीड अंधेरे में अपने जन्म के दिन के लिए खुद को बना रहा है। जैसे सीड मिट्टी में गलकर एक नया पौधा बनता है, वैसे ही बच्चा भी वोम के अंधेरे से निकलकर दुनिया में नया जीवन पाएगा। तो जन्म को यहाँ पुनर्जन्म कहा गया है और बहुत ही स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट यहाँ पर बताया गया है। साइलेंट एंड स्विफ्ट एंड डीप फ्रॉम साइट। साइलेंट मतलब कोई आवाज़ नहीं है, स्विफ्ट मीन्स बहुत तेज़ी से ग्रोथ हो रही है, और डीप फ्रॉम साइट मीन्स दुनिया की नज़र से बहुत दूर।
इस लाइन से पोइट ये कहना चाहती है कि सबसे बड़े मिरेकल्स सबसे चुप तरीके से एकदम साइलेंटली होते हैं और हमें दिखाई नहीं देते हैं। फोर्सेज द अनइमेजिन्ड लाइट। अनइमेजिन्ड लाइट का मतलब होता है दुनिया की रोशनी, वो रोशनी जिसका बच्चे ने अभी तक सोचा भी नहीं है। लेकिन पोइट कहती है कि उस अंधेरे वाले बच्चे को अभी रोशनी से पहले का एहसास है। उसके अंदर एक इंस्टिंक्ट है जो उसे बाहर की तरफ खींच रहा है। तो यहाँ जूडिथ राइट नेचर के एक लॉ को दिखाती है। हर चीज़ रोशनी की तरफ बढ़ती है, ग्रोथ का डायरेक्शन ही रोशनी की तरफ होता है। तो अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। दिस इज़ नो चाइल्ड विद ए चाइल्ड्स फेस। मतलब ये कोई आम बच्चा नहीं है जिसका चेहरा हम देख सकते हैं। अभी ये वूम में है, इसका कोई रूप और कोई आकार नहीं है। दिस हैज़ नो नेम टू नेम इट बाय। और इसका कोई नाम भी नहीं है, क्योंकि नाम तभी पड़ता है जब बच्चा दुनिया में आता है। तो ये है अभी बिना नेम के ही है। येट यू एंड आई हैव नॉन इट वेल। और अब जो मतलब हस्बैंड वाइफ दोनों ऐसे बहुत अच्छे से जानते हैं। अब वो कैसे जानते हैं? क्योंकि ये उनके प्यार का रिजल्ट है। फिजिकल यूनियन के टाइम पर जो एनर्जी बनी थी, जो मोमेंट था, वो दोनों ने फील किया था। तो जूडिथ राइट कहती है कि ये जो बच्चा है वो सिर्फ शरीर नहीं है, वो माँ बाप के प्यार का फिजिकल प्रूफ है। इसीलिए वो इसे पहले से ही जान गए हैं। दिस इज आवर हंटर एंड आवर कैश। अब यहाँ पर पोइट कंसेप्शन को शिकार से कंपेयर करता है। इसमें हंटर किसको बता रहा है? हो सकता है कोई स्पर्म हो या वो मोमेंट ऑफ लव जिसने बच्चे को पकड़ा हुआ हो। केस क्या है? केस वो प्रोसेस है जिसमें प्यार करना, प्रेगनेंसी और क्रिएशन शामिल हैं। मतलब हस्बैंड वाइफ ने मिलकर इस चीज़ का शिकार किया है। ये उनके यूनियन का ही परिणाम है। बहुत बोल्ड और प्रिमिटिव इमेजरी यहाँ पर पोएट ने यूज़ की है। द थर्ड हु ले इन आवर इम्बेरेंस। जब हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को इम्बेरेस करते हैं, गले लगते हैं, तो वहाँ सिर्फ दो लोग नहीं होते, वहाँ तीसरा भी होता है, जो कि वो आत्मा या फिर वो बीज या वो पोटेंशियल लाइफ जो उसी मोमेंट में क्रिएट हो जाती है। तो पोइट कह रही है कि हर प्यार में, हर फिजिकल यूनियन में तीसरा हमेशा प्रेजेंट रहता ही है, और वो होता है फ्यूचर। इस लाइन से पोइम सिर्फ प्रेगनेंसी की ही नहीं, लव एंड क्रिएशन के पवित्रता की पोइम बन जाती है। नेक्स्ट है, दिस इज द स्ट्रेंथ दैट योर आर्म नॉज, द आर्क ऑफ फ्लेश दैट इज माई ब्रेस्ट। मतलब पति की बाहों की ताकत, ये ताकत सिर्फ फिजिकल नहीं है, ये उस पल की ताकत है जब उसने पत्नी को इम्बैलेंस किया था, जब उसने उस तीसरी क्रिएशन को क्रिएट किया था, जिसके बारे में हमें पिछले स्टेंजा में पता लगता है। तो यहाँ स्ट्रेंथ से मतलब है एक क्रिएटिव पावर और मस्कुलाइन एनर्जी का। द आर्क ऑफ फ्लेश दैट इज़ माई ब्रेस्ट। और यहाँ पर आर्क का मतलब है गोलाई, मतलब ब्रेस्ट को आर्क ऑफ फ्लेश कहा गया है। लेकिन ये सिर्फ एरोटिक इमेज नहीं है। ब्रेस्ट यहाँ नर्चरमेंट और मदरहुड का सिंबल है। जो बच्चा अभी वूम में है वही बाद में इसी से फीडिंग करेगा। तो एक तरफ पुरुष की स्ट्रेंथ है और दूसरी तरफ औरत का नरिशमेंट है, और दोनों से मिलकर ही क्रिएशन होती है। द प्रीसियस क्रिस्टल्स ऑफ आवर आइज़।
जूडिथ राइट कहती हैं कि एक हस्बैंड वाइफ की आंखें बिल्कुल क्रिस्टल की तरह साफ और प्रीसियस हैं। और ऐसा क्यों है? क्योंकि उस इंटीमेट मोमेंट में, उस यूनियन में दोनों ने एक दूसरे को और एक उस तीसरे को बहुत ही गहराई से देखा था और उसे समझा था। क्रिस्टल शब्द से क्लैरिटी और प्योरिटी का एहसास आता है। मतलब उनके बीच कोई झूठ नहीं था, कोई धोखा नहीं था, सिर्फ एक ट्रू लव था। दिस इज द ब्लड्स वाइल्ड ट्री दैट ग्रोज द इंट्रिकेट एंड फोल्डेड रॉज। अब ये जो सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है दो इस पैराग्राफ की, ये पूरी पोइम के सबसे कॉम्प्लेक्स और एक सबसे सुंदर और मेटाफर है। ब्लड से वाइल्ड ट्री, हमारे शरीर में जो दौड़ता हुआ खून है वो खून ही हमारा जीवन है। और इसे एज ए वाइल्ड ट्री कहा गया है क्योंकि खून पेड़ की शाखाओं की तरह पूरे शरीर में फैला हुआ है। और वाइल्ड इसलिए है क्योंकि ये प्रोसेस कंट्रोल में नहीं है, ये नेचर खुद करती है। और द इंट्रिकेट एंड फोल्डेड रोज मीन्स, और उसी खून के पेड़ पर एक गुलाब उगता है। अब वो गुलाब क्या है? ये गुलाब है वो वूम में पल रहा बच्चा। इंट्रिकेट मतलब बहुत कॉम्प्लिकेटेड और फोल्डेड मतलब लपेटा हुआ। एक नया जीवन कितना कॉम्प्लेक्स और फोल्डेड होता है कि उसमें सारे ऑर्गन्स, सारी हड्डियाँ वो सब सिमटी हुई होती हैं। तो पोइट कह रहा है कि हमारे खून में, हमारा डीएनए में एक पेड़ है और उस पेड़ पर एक नया गुलाब, नई यानी नया जीवन उग रहा है। नेक्स्ट है दिस इज द मेकर एंड द मेड। दिस इज द क्वेश्चन एंड रिप्लाई। दिस इज द मेड, वो दिस इज द मेकर एंड द मेड मतलब बनाने वाला भी यही है और बनी हुई चीज़ भी यही है। अब ये कौन है? तो ये वो तीसरी क्रिएशन है, ये वो तीसरा जो बच्चा है वो है जो कि अभी वूम में पल रहा है। और वो कैसे है? क्योंकि बच्चा अभी अपने माँ बाप के प्यार से बना हुआ है तो वो मेड है, लेकिन वही बच्चा आगे चलकर उनको माँ बाप बनाएगा, माँ पापा बनाएगा, तो वो मेकर भी है। और इसके अलावा इसका एक मतलब और होता है कि जो वूम के अंदर बच्चा खुद अपने शरीर को बनाता है तो वो मेकर भी है और मेड भी। जो जूडिथ राइट यहाँ बताती हैं कि क्रिएशन एक सर्किल है जो कि वूम टू टूम चलता रहता है। द ब्लाइंड हेड बटिंग एट द डार्क। अब प्रेगनेंसी एक बड़ा सवाल है कि वो कैसे है, क्या होगा, कैसे होगा, ठीक होगा या नहीं। क्योंकि वूम में बच्चे को हम देख नहीं सकते, एक आधार, एक अनुमान के आधार पर ही हम बता सकते हैं कि वो कैसा है और कैसा नहीं। तो ये एक बड़ा सवाल है और जन्म उस सवाल का जवाब है। जब बच्चा पैदा होता है तो उसी के साथ माँ बाप के सारे सवाल ख़त्म हो जाते हैं। तो इस प्रकार बच्चा ही सवाल भी है और बच्चा ही जवाब भी। द ब्लाइंड हेड बटिंग एट द डार्क, ये सीधा बर्थ का सीन है। बच्चे का सर जो अभी आंख बंद है, ब्लाइंड है, वो अंधेरे में ज़ोर से टक्कर मार रहा है। मतलब उसे वूम की दीवार से टक्कर मारकर बाहर आने की कोशिश में लगा हुआ है। ये दर्द, ये स्ट्रगल, ये मेहनत दिखा रहा है। द ब्लेज ऑफ लाइट अलोंग द ब्लेड, और ब्लेड ऑफ लाइट का मतलब है कि जिस पल बच्चा दुनिया में आता है उसी पल एक तेज रोशनी भी आती है जो कि अंधेरा ख़त्म हो जाता है और बच्चे के वूम से बाहर निकलने के बाद वो अंधेरा ख़त्म हो जाता है। तो एक तरफ बटिंग इन डार्क है, उस दूसरी तरफ ब्लेज ऑफ लाइट, यानी कि दर्द के बाद ही रोशनी आती है। ये क्रिएशन का एक लो है। ओ होल्ड मी फॉर आई एम एफ्रेड, और ये लास्ट लाइन है वो पूरी पोइम का एक इमोशनल क्लाइमैक्स है। वो कैसे है कि ओ होल्ड मी फॉर आई एम अफ्रेड। अब ये कौन बोल रहा है? ये एक माँ बोल रही है
इतना सब एक्सप्लेन करने के बाद, इतना पावर दिखाने के बाद भी माँ को डर लगता है। डर जन्म के दर्द का और डर बच्चे की सेफ्टी का। इसके अलावा वो डर है एक नई रेस्पॉन्सिबिलिटी का, जो उस हस्बैंड वाइफ को एक माँ और पापा की नई रेस्पॉन्सिबिलिटी देने वाला है। उस चीज़ का डर उस माँ को, उस औरत को लगता है। इस लाइन से जूडिथ राइट माँ को सुपर वुमन नहीं बल्कि एक इंसान की तरह दिखाती है, जो स्ट्रॉन्ग भी है और वल्नरेबल भी है। और वो अपने पति से कहती है कि मुझे गले लगा लो, आई एम अफ्रेड होल्ड मी, कि मुझे गले लगा लो। डर लग रहा है, किससे डर लग रहा है? इस इस नई रेस्पॉन्सिबिलिटी से डर लग रहा है, मतलब इस सफ़र में मुझे आपके साथ की ज़रूरत है। तो दोस्तों, ये पोइम यहीं पर ख़त्म होती है।